जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग मोर कला का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर उस क्लास को देखकर आए, बेहतर समझ में आएगा। मोर वंश का दूसरा क्लास में हम लोग मूल रूप से जानेंगे कि मोर वंश में प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था, किस प्रणालियों का प्रयोग किया जाता था, उससे हम लोग क्या सीखने को मिल सकता है। आज उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहा जाता है कि मौर्य काल का जो साम्राज्य विस्तार था, वर्तमान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है वहां तक विस्तार था। और यदि हम दक्षिण की ओर देखें भारत के, तो भारत के दक्षिण में कर्नाटक तक, और पूरब की दिशा के देखें तो बंगाल तक व्यापक विस्तार था मौर्य काल में। तो मौर्य काल में हम लोग जानेंगे कि प्रशासन में कौन कौन हेड होता था, उसको सहयोग करने के लिए कौन कौन होता था। आज के संदर्भ में भी हम लोग जोड़कर देखेंगे, उससे सीखने की क्या हम लोग की जरूरत है, उसको बारे में हम लोग जानेंगे। मौर्य प्रशासन में देखें तो सबसे हेड में राजा रहता था। सबसे ऊपर में कौन रहता था? राजा, जो केंद्र में रहता था और उसी के नियंत्रण में शासन प्रशासन संचालित होता था। तो राजा प्रशासन का प्रमुख होता था, सेना का प्रमुख होता था, उसके साथ साथ न्यायिक प्रमुख होता था। न्यायिक प्रमुख के मतलब हुआ कि न्याय करने की अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। सेना कितना रखना है, कितना किसी के वेतन देना है, सब डिसीजन कौन देंगे? तो राजा। इससे हम लोग को समझ में आता है कि राजा की सभी शक्ति होता था। तो वही हम लोग सीख सकते हैं कि आज के संदर्भ में और उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो उस समय राजा ही सभी का शक्ति का प्रयोग करता था। आज के संदर्भ में देखा जाता है तो किसी एक आदमी के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। समझे? उसके सहयोग, राजा की सहयोग करने के लिए अमात्य का सहयोग करता था। अमात्य, अमात्य की मतलब होता है मंत्री। जैसे प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद का हेड होता है, उसी को सहयोग करने के लिए अन्य मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री होता है कि नहीं होता? उसी तरह राजा को सहयोग करने के लिए अमात्य होता था। अमात्य की मतलब हुआ मंत्री। क्या हुआ? मंत्री हुआ, जो हम बोल सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी। क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक अधिकारी। और सबसे ऊपर में जो होता था अधिकारी, उसको कहा जाता था तीर्थ। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था, जिसको हम लोग शीर्षक अधिकारी कह सकते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग को सीख मिलता है कि उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो केंद्रीकृत ही शक्ति होता था। एक आदमी के हाथ में ही शक्ति पूरा होता था। उस समय राजतंत्र होता था ना, आज है लोकतंत्र। पूरे शक्ति का, पूरा शक्ति का किस में होता है? तो जनता में होता है। अब हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण है कि कौन सा अधिकारी कौन सा काम करते थे, उसके बारे में हम लोग जाने। कहा जाता है कि जो राजस्व को इकट्ठा करता था, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी होता था, जिसका नाम था समाहर्ता। समाहर्ता। आज हम लोग देखते हैं जिला अधिकारी, देखिएगा कहीं पर जहां पे जिला मुख्यालय होता है वहां पर आज भी लिखा रहता है समाहर्ता। जो कलेक्टर होता है वो क्या, उसका काम मुख्य रूप से क्या होता है? तो पूरे जो जिला में कितना राजस्व एकत्र होगा, सब कौन देख रेख करता है? तो अभी भी
कौन करता है? तो जिलाधिकारी, जिसको हम लोग कह सकते हैं समाहर्ता। तो आज भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। एक होता था सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब हुआ कि वो अधिकारी जो कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष मतलब जो पैसा होता था, उस पैसा का जो प्रमुख होता था, तो उसको कहा जाता था सन्निधाता। एक सीता अध्यक्ष होता था, जिसको कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। और उस समय कृषि सबसे प्रमुख व्यवसाय होता था, उसी से कर का उगाई होता था, समझे? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सीता अध्यक्ष। ये आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। सीता अध्यक्ष के अर्थ क्या हुआ? शिक्षा कृषि विभाग का अध्यक्ष। एक होता था पाण्य अध्यक्ष। पाण्य अध्यक्ष के अर्थ हुआ कि जो वाणिज्य, जो व्यापार करने की जो सिस्टम होता था, उसका अध्यक्ष होता था, जिसको बोल सकते हैं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। उसको बाद में एक होता था अक्षपटला अध्यक्ष। अक्षपटला अध्यक्ष का अर्थ हुआ कि महालेखाकार होता था। देख कितना क्या कौन सा स्टेट में क्या हुआ नहीं हुआ, उसका देख रेख करने के लिए, समझे? तो वही कहा जाता था महालेखाकार। बताइए कि शासन को चलाने के लिए कितना सिस्टम बना हुआ, कितना विभाग बना हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय का प्रशासन कितना सुदृढ़ था, समझे? अब आते हैं हम लोग सेना विभाग में। सेना देखिए, दो को याद रखिएगा, समाहर्ता और सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किसका होता था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का अध्यक्ष। सेना विभाग में कहा जाता है कि उस समय सेना थल सेना के साथ साथ जल सेना भी रहता था। बोला जाता है कि मौर्य वंश में सबसे शक्तिशाली जल सेना होता था। किसी देश विदेश में आक्रमण करने के लिए सबसे पावर होता था उसमें। बोला जाता है कि पैदल सेना 6 लाख था। और आज के संदर्भ में देखा जाए, पूरे हमारे भारत में 14 लाख सेना है। बात समझे? उस समय पैदल सेना कितना होता था? 6 लाख होता था। उसको साथ साथ हाथी भी होता था, जो 9,000 करीब होता था। फिर घोड़सवार 30,000। बताइए कि कितना सेना मजबूत होता था। बताइए कि हाथी के साथ था, घुड़सवार, पैदल सेना। और उस समय रथ 8,000 से अधिक होता था। मौर्य काल में एक सेनापति होता था, सभी को नियंत्रण करने का सेनापति। आपसे पूछा जाए, बताइए कि भारत में अभी सेनापति कौन है, तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रपति। आपको हम पढ़ाए थे राष्ट्रपति क्लास में कि बताइए कि देश का सेनापति किसको कहेंगे, तो बोलेंगे राष्ट्रपति को। क्योंकि कि तीनों सेनाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आशा करते हैं कि सैन्य विभाग का मामले में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैदल सेना भी होता था और घुड़सवार भी होता था और हाथी पर भी सेना होता था। अब 8,000 से अधिक रथ वाले होता है। घोड़ा जो क्या करता था? प्रमुख रथ को टांगने का काम करता था, समझे? तो उस समय इतना क्या होता था? सेना। अब न्याय के संदर्भ में देखा जाए तो न्याय 2 तरह से होता था। एक दीवानी मामला, एक होता था फौजदारी मामला। दीवानी मामला को कहा जाता था धर्म अस्थायी। धर्म अस्थायी की मतलब हुआ कि दीवानी मामला सुनने का। दीवानी मामला का मतलब हुआ कि कोई मान लेते हैं कि खेत बाड़ी का मामला हो,
समझे? खेत मामला रहता है ना, खेती वाली वाला मामला, तो दीवानी मामला में आ जाता है। और वही आपको फौजदारी के मत कहा जाए तो फौजदारी में होता है चोरी, डकैती, अपहरण, ये सब आ जाता है फौजदारी में। तो आज भी दो तरह के न्यायालय है। कभी न्यायालय जाइएगा ना, कोर्ट जाइएगा तो दो तरह का कोर्ट होता है, एक दीवानी कोर्ट और एक होता है फौजदारी कोर्ट। बात समझे? तो फौजदारी कोर्ट को कहा जाता था कंटक शोधन, कंटक शोधन, और दीवानी न्यायालय को कहा जाता था धार्मस्थई। गुप्तचर भी होता था, आज भी गुप्तचर होता है। देश प्रदेश में क्या हो रहा है, मुख्य रूप से उसको संदेश राजा तक पहुंचाना होता था गुप्त रूप से। तो दो तरह से होता था, एक होता था संस्था, गुप्त में क्या होता था, संस्था जो एक स्थान पर रहकर वो काम करता था, और एक होता था संचार जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने संदेश को प्राप्त करता था, राजा तक पहुंचाता था। तो गुप्तचर दो तरह का होता था, एक होता था एक जगह स्थिर होता था, उसको बोला जाता था संस्था, और जो एक घूम घूम कर वो जानकारी प्राप्त करता था उसको कहा जाता था संचार। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले कितना शासन प्रशासन सुदृढ़ था, अब आज की शासन प्रशासन में कितना है, उससे अनुमान लगा सकते हैं। उस समय 5 प्रांत, पहले तो 4 ही होता था, बाकी अशोक काल में 5 प्रांत हो गया था। मौर्य काल में प्रांत को चक्र भी बोला जाता था। तो इसका बताइए कि यदि प्रांत की बात बोला जाता है कि कहां तक इसका विस्तार था, कौन कौन प्रांत था, तो 5 ही होता था। तो पहला ऊपर की होता था उत्तरापंथ, इसको बोला जाता है उत्तरापंथ, यहां तक होता था उत्तरापंथ, जिसका राजधानी था कहा, तक्षशिला, तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में पड़ता। दक्षिणापर्थ, दक्षिणापर्थ मतलब दक्षिण, यहाँ पे कर्नाटक के करीब होता था, जिसका राजधानी था स्वर्गिरी, स्वर्गिरी। प्रासी, प्रासी और इसका दूसरा नाम है पूर्वी, जो अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र कह सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक विस्तार था, पाटलिपुत्र से ही चला जा रहा था ना। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, जो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और एक कलिंग था जिसका राजधानी था तो तोसली, जो अभी उड़ीसा में पड़ता है। ये 5 प्रांत मौर्य काल में था। ये हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल का साम्राज्य ये पूरे तक विस्तार था। समझे? आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे होता था विषय, विषय के मतलब वो जिला स्तर पर होता था। जैसे राज्य भी हम लोग जानते हैं कि राज्य होता है, राज्य के नीचे क्या होता है, प्रमंडल होता है, प्रमंडल के नीचे अनुमंडल होता है, अनुमंडल के नीचे क्या होता है, प्रखंड होता है कि ना। तो उसी तरह एक क्या होता था, विषय, विषय का सबसे प्रमुख होता था विषयपति, क्या कहा जाता था, विषयपति और या परदेशी। इसका प्रमुख होता था राजा के बेटा, जिसको कुमार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कुमार। तो राजा बनने से पहले क्या होता था ना कि अपने बेटा को, छोटा प्रांत का राजकुमार को क्या करता था, प्रमुख बना, राजपाल बना दिया जाता था। जैसे अशोक है, तो अशोक पहले राजा बनने से पहले कहाँ के राजपाल था, अवंती के था। तो उसी तरह पहले बनाया जाता था। तो विश्व को विश्वपति कहा जाता था। फिर विश्व के नीचे वाले प्रांत को कहा जाता था, जो 10 गांवों का ग्रुप होता था, 10 गांवों का ग्रुप होता था, जिसको कहा जाता था क्या, गोप, जिसका प्रमुख नाम था गोप। समझे? फिर उसके बाद में उसके नीचे 10 गांवों के नीचे होता था, उसको कहा जाता था मुखिया, जिसको हम लोग ग्रामीण कहते, मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। तो आपसे कहा जाएगा, बताइए 10 गांवों का समूह को क्या कहा जाता था, गोप, प्रमुख के कार्य है। उसको बाद में ग्राम का क्या कहा जाता था, ग्रामीण।
आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। देखिए, 20 का प्रमुख का नाम था विस्पति, 10 ग्राम का समूह का प्रमुख का नाम था गोप, और ग्राम का जो मुखिया कहा जाता था उसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामीण। आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। अब नगर, नगर मतलब शहर में, ये तो गांव वाली बात बोले। और शहर में, शहर को कैसे चलाया जाता था? तो शहर के चलाने के लिए समिति गठन किया गया था। समिति, एक समिति में 5 लोग होता था, औसन औसन 6 समिति होता था, तो 6 5 30 लोग मिलकर चलाता था। तो मेगास्थनीज के अनुसार 6 समिति, एक समिति में कितना? 5, तो कितना हो गया? 5 समिति था ना, तो कितना लोग हो गया? 30 लोग मिलकर नगर का देखभाल करता था। अब हम जानते हैं कि मौर्य काल में समाज का क्या स्थिति था। उस समय कहा जाता है कि समाज तो था, कई वर्गों में बटा हुआ था। छुआछूत तो चरम स्थिति पर था। उस समय कहा जाता है कि महिलाओं का स्थिति इतना नीचा हो गया था, थोड़ा सा पहले की तुलना में तो उठा, लेकिन तब पर भी लोग, जो बड़ा घराना होता था उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता था। जो छोटे छोटे जो क्षुद्र जात के थे वो बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उसका पेट चलाना था, समझे। पढ़ने लिखने के लिए नहीं दिया जाता था महिलाओं को। मूल रूप से कहा जाता था कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से राजा के अंगरक्षक के रूप में उसको नियुक्त किया जाता था, राजा के देख रेख के लिए। तो ऐसा स्थिति था। और उस समय दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन में क्या होता था ना, कि जो दास होता था कृषि काम में लग जाता था, उसको लगाया जाता था और कृषि काम करवाया जाता था। तो इस हमारे समाज का और मौर्य काल समाज का स्थिति को हम लोग जान सकते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार समाज को 4 भाग में बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, समझे, सम्मान जिसको बहुत उसको इज्जत दिया जाता था, सबसे उच्च जात के था। तो ब्राह्मण हो गया, उसके बाद में क्षत्रिय हो गया, ऊपर नीचे आ गया क्षत्रिय। उसको देख क्या का काम था? क्षत्रिय का काम ही था कि लोगों को रक्षा करना, युद्ध करना होता था। उसके बाद में एक वैश्य होता था, उसको नीचा, सबसे नीचे शूद्र होता था। शूद्र ही सबसे निचला जात को कहा जाता था। तो कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ग में बांटा गया था? समाज को 4 वर्ग में बांटा गया था। एक हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को 7 वर्ग में बांटा गया। ये ज्यादा पूछता है, बताइए कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने वर्ग में बांटा गया था? तो बोलिएगा 7 वर्ग। पहला था दार्शनिक, दार्शनिक तो हम लोग जान सकते। उसके बाद में किसान, उसके बाद में अहीर, उसके बाद में कारीगर, कारीगर जो होता है ना बनाने वाला, उसके बाद में सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 वर्गों में बांटा गया था। कौटिल्य के अनुसार तो दास प्रथा प्रचलन में था। कौटिल्य को कहना था कि नहीं, दास प्रथा है उस समय मौर्य काल में प्रचलन में था, लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा प्रचलन में नहीं था। अब कहां तक सही वो भी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। स्त्री का स्थिति तो पहले तुलना में ठीक ही हुआ, थोड़ा सा स्तर उठा, समझे। पढ़ने के लिखने के लिए थोड़ी थोड़ी छूट, बड़े लोग, छोटा लोग तो पढ़ नहीं सकते थे, अभी भी छोटा लोग बहुत पीछे है। वैश्यावृत्ति का करने वाली स्त्री को कहा जाता है रूपा जीव कहा जाता था। वैश्या जो वृत्ति को अपनाने वाले जो भी महिला थी उसको कहा जाता है रूपा जीव कहा जाता था। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप वो भी समझ में आ गया होगा कि उस समय का समाज कैसा था, आज की समाज कैसा, कितना हम लोग सुधरे, कितना हमारे समाज में कृतियां थी, वो अब तक कितना सुधार हुआ है। महिला का आज भी स्थिति ऐसा धीरे धीरे उठते जा रहा है पहले की तुलना में।
कई क्षेत्रों में बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था। किसी वंश को और किसी देश को चलने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो उस समय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता था। आज भी हमारे देश का बोला जाता है कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी कृषि को कहा जाता है। कृषि नहीं है तो समझिए हमारे देश का स्थिति डगमगा जाएगा। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, जो 1/6 से 1/4 भाग तक राजस्व मिलता था। समझा, टैक्स। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कृषि पर कितना भाग लिया जाता था राजस्व? तो बोलिएगा 1/6 से 1/4 तक राजस्व लिया जाता था। 1/6 1/4 मतलब समझे आप लोग? नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं आप 20 रुपया के धान बेचे, ठीक है ना, 20 रुपया आप पूरे धान को रोपे हैं, बेच दिए, आपका आमदनी 20 रुपया हुआ। उसमें 1/4 भाग सरकार को देना होगा। तो कितना आप दीजिएगा? 5 रुपये सरकार को दीजिएगा, 15 रुपया खुद रखिए, ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। देश विदेश में भी व्यापार होता था, आज भी होता है। देश विदेश में उस समय भी होता था। यूरोप, मिस्र, ये सब पूरे मध्य एशिया इस क्षेत्र में होता था। उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग सबसे फेमस था। आज भी वस्त्र उद्योग सबसे फेमस है। अंग्रेज आया, क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र सबसे ज्यादा होता है, और अभी भी होता है, पहले भी होता था। तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख था। वहां पे व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, पैसा जिसको बोलते हैं। व्यापार के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। बिक्री कर के मतलब यदि आप व्यापार किए, बेचे, तो उस पर भी कर लगता था। वो कर लगता था पूरे मूल्य का 1/10, पूरे मूल्य का 1/10 को आपको देना होता था सरकार को। यदि आप टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देने पर यदि पकड़ा किए तो आपका क्या किया जाता है? मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाता था, फांसी डायरेक्ट दे दिया जाता, समझे, गोड़ हाथ काट लिया जाता था, समझे। तो उस समय टैक्स चोरी बहुत कम होता था। अब टैक्स देना नहीं कोई चाहता है, क्योंकि टैक्स दीजिएगा तभी सर चलेगा सरकार, पूरा देश। और उस समय विदेश व्यापार करने के लिए बंदरगाह भी होता था। तो पश्चिमी युद्ध, देखो इसको हम बोल देंगे पश्चिमी तट बोलेंगे, इसको पूर्वी तट बोलेंगे, ठीक है। तो 2 बंदरगाह होता था विदेश में व्यापार करने का। एक होता था सुपारा, दूसरा होता था भड़ोच, जो प्रमुख होता है, ये प्रमुख है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, सुपारा और भड़ोच। और एक था पूर्वी क्षेत्र में, जिसका नाम था क्या? ताम्रलिप्ति। आपसे प्रश्न पूछेगा तो ताम्रलिप्ति बताइए कि पूर्वी तट में था कि पश्चिमी तट में? बोलिएगा पूर्वी तट में। कौन काल में? मौर्य काल के। बात समझे? तो ये था आपका क्या? मौर्य वंश का प्रशासन के बारे में, शासन प्रशासन कैसे चला इसके बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्लास इसके संदर्भ में होगा। इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक का अभिलेख और कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।